नमस्कार दोस्तों। हमने दुनिया के कई वीरों के बारे में पढ़ा है और उनके बारे में जाना है। इन वीरों के बारे में हमें इतिहास में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया की वीरांगनाएं भी वीरों से कुछ कम नहीं है, बल्कि उनको तो वीरों से भी अधिक महत्व मिलना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त में समाज में स्त्री पुरुष में असमानताएं थी, औरतों का काम केवल घर में बैठ के चूल्हा चौका और बच्चों को जन्म देना इतना ही था, उस वक्त में इन वीरांगनाओं ने अपनी बुद्धि और अपने शौर्य का परिचय पूरी दुनिया को करवाया। इन शक्तिशाली महिलाओं में से हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्लियोपेट्रा, एलिजाबेथ वन और अनेकों के नाम जानते हैं। लेकिन इतिहास की इन शक्तिशाली महिलाओं में एक बुद्धिमान, उत्तम प्रशासक, शूर योद्धा का नाम नहीं लिया जाता, जो युद्ध कला में माहिर थी, राजनीति जानती थी, अपनी गरीब प्रजा का हित चाहती थी, अपने भाइयों से कई अधिक आगे थी। एक अच्छे प्रशासक होने के सभी गुण थे उसमें, जिससे भारत जैसे महान देश पर पहली महिला शासक बनने का खिताब हासिल हुआ है। जिससे ऐसा लगता है जैसे इतिहास ने उसे ठुकरा दिया हो। हम बात कर रहे हैं रजिया सुल्तान की। आइए इस भारत की पहली महिला शासक की जीवन की यात्रा करते हैं और जानते हैं कि उसने दिल्ली का तख्त कैसे हासिल किया, अपने राज में क्या बदलाव किए और अपने दुश्मनों का कैसे मुंह तोड़ सामना किया। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, और इस दिल की एक नब्ज है कुतुब मीनार। देखा है जिसने कई तख्तों ताज़ाबाद होते और कितनी ही सल्तनतें बर्बाद होती। ये कहानी है उस दौर की जब गुलाम वंश का राज था, जहाँ गुलामों के शरीर पर जुल्म के निशान होते थे। उनको सब्जी की तरह मंडियों में खरीदा और बेचा जाता था, जहाँ राजा से भी अधिक शक्तिशाली दरबार के सरदार हुआ करते थे। अगला सुल्तान कौन बनेगा, इस सरदार तय करते थे। सुल्तान बनने के लिए इन सरदारों की सहमति होना बहुत आवश्यक थी। अगर कोई इन सरदारों के खिलाफ जाता था तो ये उसकी हत्या करवा देते थे, और औरतों का तो वजूद ही नहीं था। और ऐसे दौर में किसी औरत का सुल्तान होना किसी के सोच से भी परे था। इस वंश की नींव 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी थी जिसका नाम तुर्कान खातून था, जो कुतुब बेगम के नाम से भी जानी जाती थी। उसकी शादी ऐबक के ही एक शक्तिशाली गुलाम से हो गई, जो कि बदायूं का भी शासक था। उसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की इसके अलावा भी पहले बहुत सारी शादियां हो चुकी थी। उसकी कई सारी बेगमात थी, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बेगम कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी यानी तुर्कान खातून ही थी। इन्हीं दोनों के घर 1205 ईस्वी बदायूं में इनकी पहली संतान का जन्म हुआ, जो एक लड़की थी, जो आगे चलकर इतिहास में ऐसा काम करने वाली थी जो सभी की सोच से भी ऊपर था। आपको तो पता है उस वक्त समाज में लड़का लड़की में कितना भेदभाव होता था, लेकिन रजिया के पिता ये भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि एक लड़के का जन्म होने पर उन्होंने तो बड़े उत्सव का आयोजन करवाया था। रजिया के बाद इल्तुतमिश और तुर्कान खातून को एक बेटी और एक बेटा भी होता है, जिसमें बेटी का नाम शाजिया बेगम होता है और बेटे का नाम नसीरुद्दीन महमूद होता है। रजिया की कई सारी सौतेली माताएं और भाई बहन थी, जिसमें से एक सौतेली माँ का नाम था शाह तुर्कान और उसके बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है। तब उसके बाद ऐबक के जमाई मतलब रजिया के पिता इल्तुतमिश को 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। एक छोटा बच्चा आगे चलकर कैसा बनेगा, ये उसकी माता पिता के परवरिश पर काफी निर्भर करता है, और रजिया की परवरिश काफी अच्छे से हो रही थी। उसके पिता ही उसके गुरु थे। जब रजिया 13 साल की हुई तब उसके पिता इल्तुतमिश उस पर अपने बेटों से भी अधिक ध्यान देते थे। उसको अपना कीमती वक्त देके घोड़सवारी, तीरंदाजी सिखाते थे, और नन्ही रजिया भी ये सब आसानी से और जल्दी सीख जाती थी। जिस वक्त उसके दूसरे भाई बहन बच्चों के खेल खेलते थे, उस वक्त रजिया अपने पिता के राजनीतिक तौर तरीके सीखती थी। उसके पिता की वजह से ही रजिया एक अच्छी घोड़सवार, तीरंदाज और पॉलिटिक्स में मजबूत हो गई। एक शासक को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए और उसके तौर तरीके क्या होते हैं, ये रजिया को पहले से पता चल गया। इल्तुतमिश को बहुत सारे लोग मारना चाहते थे,
इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी सुरक्षा के लिए 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगान भी कहते थे। एक तरह से ये इल्तुतमिश के बॉडीगार्ड की तरह काम करते थे और आगे चलकर यही गुलाम काफी शक्तिशाली बन गए, जो रजिया के रास्ते का कांटा बन गए। इल्तुतमिश का अगला वारिस यानी दिल्ली का अगला सुल्तान रजिया के सगे भाई यानी नसीरुद्दीन महमूद को माना जाता था। लेकिन 1229 ईस्वी में बंगाल के विद्रोह दबाने के लिए जब नसीरुद्दीन महमूद को भेजा जाता है, तब उसकी वहां मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश अपने बेटे नसीरुद्दीन से बहुत प्यार करता था। उसकी मृत्यु से वो काफी दुखी हो गया। इसलिए उसकी याद में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तान गढ़ी नाम का एक मकबरा बनवाया, जो कि भारत का सबसे पहला मकबरा था। उसके बाद 1231 ईस्वी में ग्वालियर में इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह हो गया। ये रजिया के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना बनी। एक तरीके से यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के रजिया के सामने आई। इस विद्रोह को दबाने का जिम्मा इल्तुतमिश ने खुद उठा लिया। पर बड़ा सवाल ये था कि जब इल्तुतमिश ग्वालियर जाएगा, तब उसके पीठ पीछे दिल्ली का तख्त कौन संभालेगा? किसमें है इतना बाहुबल जो दिल्ली का तख्त संभाल सके? इतिहासकार मिनाजी सिराज के अनुसार इल्तुतमिश के अब जितने भी बेटे बचे थे, वो सत्ता की धुन में मस्त थे। वो अपना वक्त व्यर्थ चीजों में बिताते थे। इल्तुतमिश सोच में पड़ गया। उसको अपनी आंखों के सामने रजिया से बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा था। इसलिए ग्वालियर जाते वक्त इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता रजिया के हाथों में सौंप दी और ग्वालियर के विद्रोह दबाने के लिए चला गया। रजिया ने इस वक्त में दिल्ली का प्रशासन बखूबी संभाला और दिल्ली की आवाम को ये बता दिया कि एक औरत भी सल्तनत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। एक तरीके से रजिया ने अपनी आवाम के दिलों में अपना स्थान हासिल कर लिया था। सब तरफ रजिया की वाहवाही हो रही थी। इल्तुतमिश जब ग्वालियर से वापस लौटा तो उसने देखा कि रजिया ने उसकी उम्मीदें से भी बढ़कर दिल्ली का प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया है। तब उसने देर नहीं की, उसे अपना अगला वारिस मिल चुका था। इल्तुतमिश ने अपने अधिकारी से फौरन एक फरमान जारी करने के लिए कहा, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि रजिया ही दिल्ली की अगली सुल्तान बनेगी। पर उसके सरदारों ने इस पर प्रश्न करना शुरू कर दिया कि नसीरुद्दीन के जाने के बाद उसके बाकी बेटे भी तो बचे हैं, पर उसने उन्हें छोड़कर रजिया को ही अपना वारिस क्यों चुना? तब इल्तुतमिश ने इस पर जवाब देते हुए ये कहा कि उसके जितने भी लड़के हैं, दिल्ली के तख्त के लिए रजिया उनसे ज्यादा हकदार है। उसने ये तक भी कह डाला कि उसके 20 बेटे एक तरफ और रजिया अकेली एक तरफ उनके बराबर है। पर उसके सरदार उससे सहमत नहीं हुए। वक्त था 1236 ईस्वी, जब रजिया के पिता इल्तुतमिश ने अपनी आखिरी सांसें ली। रजिया के पिता के जाने के बाद तुरंत ही सरदारों ने एकजुट होकर रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया। रजिया इस फैसले का ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाई। रजिया सही वक्त का इंतजार करने लगे। रुकनुद्दीन तख्त पर तो बैठ गया, लेकिन प्रशासन कैसे चलाना होता है और राजा के क्या फर्ज होते थे, उसको इसका कुछ ज्ञान नहीं था। तख्त के पीछे से सारा प्रशासन उसकी माँ यानी शाह तुर्कान चलाती थी। अधिकार पाते ही रजिया की सौतेली माँ यानी शाह तुर्कान के सिर पर मानो सत्ता की नशा चढ़ गई हो। शाह तुर्कान बहुत ही क्रूर थी। जिसने भी पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था या जिसे भी वो नापसंद करती थी, उसने उन पर जुल्म ढालना शुरू कर दिया। वो एक एक से बदला लेने लगी। कहते हैं कि उसने इल्तुतमिश के एक बेटे कुतुबुद्दीन की आंखें फुड़वा दी और उसकी हत्या करवा दी। शाह तुर्कान किसी की बात नहीं सुनती थी, अपनी ही मनमानी दरबार में चलाती थी। उसके इस व्यवहार से काफी सरदार उसके खिलाफ हो गए। इन सरदारों में दिल्ली का वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी शामिल हो गए। अब दिल्ली में परिस्थिति ये हो गई कि सरदारों की भी आपस में नहीं बन रही थी, मानो उनमें भी दो गुट बन गए हो। जो थे वो तुर्की वंश के थे और दूसरे जो नॉन तुर्की थे, मतलब तुर्की वंश से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। दिल्ली के प्रशासन पर अब किसी का नियंत्रण नहीं था। दिल्ली की व्यवस्था जैसे तैसे घिसटते घिसटते आगे बढ़ रही थी। इसलिए जब रुकनुद्दीन कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर चला जाता है, तब उसी वक्त उसकी माँ शाह तुर्कान दिल्ली में
जुम्मे के दिन रजिया की हत्या करने की साजिश रचती है। उसने अच्छा खासा जाल रजिया के लिए बिछा के रखा होता है। वो दिन जुम्मे का दिन होता है, इसलिए सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए होते हैं। शाह तुर्कान ने रजिया के लिए जो षड्यंत्र रचा था, उससे रजिया जैसे तैसे बच जाती है। और रजिया जितने दिनों से एक सही मौके का इंतजार कर रही थी, वो यही मौका था। सारे लोग नमाज के लिए एक जगह पर इकट्ठे थे। नमाज के वक्त अचानक रजिया लोगों के सामने आ जाती है और इन लोगों को शाह तुर्कान की मनमानी क्रूर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उत्साहित करती है। लोग भी शाह तुर्कान के अन्याय से परेशान हो चुके थे और वो रजिया पर भी काफी विश्वास करते हैं, क्योंकि रजिया ने पहले भी दिल्ली की सत्ता संभाली हुई थी और बहुत अच्छे से संभाली थी। सब लोगों की आंखों में शाह तुर्कान के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। सारे लोग शाही किले की तरफ कूच कर देते हैं और किले के अंदर घुस जाते हैं। जो सरदार शाह तुर्कान से नाराज होते हैं, वो भी रजिया के साथ मिल जाते हैं। ये सब लोग किले में जाकर शाह तुर्कान से उसके सारे अधिकार छीन लेते हैं और उसे कैद में डाल देते हैं। और इस तरह बस अपने गरीब आवाम की मदद से रजिया साउथ एशिया की पहली मुस्लिम महिला शासक बन जाती है। जब यह खबर रुकनुद्दीन के पास पहुंचती है, तो वो फिर से दिल्ली पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई कर देता है, पर रजिया पहले ही अपनी फौज वहां भेज देती है और रुकनुद्दीन को कैद में डाल देती है। 19 नवंबर 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन को वही मार दिया जाता है। इतिहास लिखा जा रहा था। वो वक्त आ गया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। रजिया का सुल्तान बनना ये अपने आप में अद्भुत है। वो एक औरत थी इसलिए नहीं, बल्कि उसे सामान्य लोगों का आधार था। 14वीं सदी के इतिहासकार अब्दुल मलिक इसामी के किताब में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि रजिया ने लोगों से ये कहा था कि अगर वो उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो लोग उसे सुल्तान की पद से हटा दे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको रजिया का दिल्ली की सुल्तान होने तक का सफ़र दिखाया। इसके अगले वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि रजिया ने अपने शासनकाल में कौन से बड़े बदलाव किए और दिल्ली पर होने वाले अतिक्रमणों का कैसे सूझबूझ से सामना किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस पर लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो फिर से देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।